नमस्कार, टाइम्स ऑन भारत पर इस वक्त आप हैं। मेरा नाम है अंकित त्यागी और इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज आर्यन खान का जो पूरा केस है उसके बारे में बात करेंगे, उससे उपजे कई सवालों के कई अलग पहलुओं पर बात करेंगे और समझेंगे कि क्या इस वक्त देश में जो पूरी बहस छिड़ी हुई है कि कानून में बदलाव की आवश्यकता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, क्या वो इस केस से और भी कई गुना ज्यादा हाईलाइट में आई है। आर्यन खान आज जेल से रिहा होकर 28 दिन बाद अपने घर पहुंचे। आर्यन को एनसीबी ने कुल 6 दिन अपनी हिरासत में रखा और उसके बाद 22 दिन तक मुंबई की आर्थर रोड जेल में, जहां पर आतंकवादी और साथ ही साथ बड़े संगीन अपराधों में संलिप्त लोग रखे जाते हैं, वहां उन्होंने 22 दिन गुजारे। आरोप था कि आर्यन ड्रग्स लेता है, खरीदता है। इसे लेकर कुछ व्हाट्सएप चैट भी सामने आए, लेकिन अंत में उसे बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिली और फिर वो रिहा होकर अपने घर पहुंचा। पहले ये रिपोर्ट देखते हैं जिसमें आर्यन के पकड़े जाने से लेकर रिहाई होने तक की पूरी कहानी है। ये तस्वीर शाहरुख खान के लिए, उनके समर्थकों के लिए, उनके शुभचिंतकों के लिए किसी फिल्म के सीन से कम नहीं है। बेटा बाहर आया तो मानो शाहरुख ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीती। पिछले 28 दिन पूरे खान परिवार के लिए किसी परीक्षा की तरह थी, लेकिन जैसे ही आर्यन बाहर निकला, पिता की गाड़ी से मन्नत के लिए जेल से विदा हुआ, फिलहाल हर तरह के अटकलों, कयासों और बयानों पर ब्रेक लग गई। ये सब कुछ शुरू हुआ था 2 अक्टूबर की देर रात को। मुंबई से गोवा जाने वाली क्रूज के टर्मिनल पर एनसीबी ने आर्यन को उसके दोस्तों के साथ हिरासत में लिया। खबर आग की तरह फैल गई। यहीं से शाहरुख खान के बेटे आर्यन की मुश्किलें शुरू हुई। छापेमारी के बाद एनसीबी ने यह कहकर सनसनी मचा दी कि जिन लोगों को पकड़ा गया है उनके पास से चरस, एमडीएमए, एमडी और कोकीन भी बरामद किए गए। कार्रवाई आगे बढ़ी। एनसीबी ने आर्यन के साथ अरबाज मर्चेंट मुनमुन धमेचा समेत तमाम आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। वो तारीख थी 5 अक्टूबर की। आर्यन खान सहित बाकी के 8 आरोपियों को 7 अक्टूबर तक रिमांड में भेजा गया। परेशानियां बढ़ती जा रही थी। आर्यन के लिए आगे राहें मुश्किल होती जा रही थी। इधर उनके पिता शाहरुख खान कानूनी दांव-पेच को समझने और सुलझाने के लिए वकीलों की एक बड़ी फौज तैयार कर रहे थे। सबसे पहले 3 अक्टूबर को वरिष्ठ वकील सतीश मानशिंदे ने आर्यन खान की पैरवी की, लेकिन कोर्ट ने आर्यन को जमानत देने से इनकार कर दिया। एनसीबी ने आर्यन और उसके साथ पकड़े गए सभी लोगों पर कई तरह के आरोप लगाए थे। ये सभी आरोप इस केस में आर्यन के लिए परेशानियां खड़ी कर रहे थे। आर्यन पर ड्रग्स लेने का आरोप लगा, ड्रग्स खरीदने रखने का आरोप लगा, इंटरनेशनल रैकेट से जुड़े होने का आरोप लगा। एनसीबी ने एनडीपीएस अधिनियम की 4 धाराओं को लगाया और इन्हीं धाराओं के आधार पर एनसीबी आर्यन पर शिकंजा कस रहा था। एनडीपीएस एक्ट की धारा 8C, 20B, धारा 27 और धारा 35 लगाया गया। अब दिक्कत और दुविधा दोनों बढ़ गई थी। हिरासत खत्म हो चुकी थी। 7 अक्टूबर को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान फैसला किया कि आर्यन, अरबाज और मुनमुन को एनसीबी की कस्टडी में नहीं भेजा जाएगा। इन तीनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। दूसरी तरफ जमानत अर्जी लगातार खारिज हो रही थी।
वरिष्ठ वकील अमित देसाई भी आर्यन की पैरवी करने लगे। बावजूद इसके आर्यन को राहत नहीं मिल रही थी। 9 अक्टूबर के बाद 11 अक्टूबर फिर 13 अक्टूबर ये केस लगातार खिंच रहा था। कोर्ट में दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही थी। 13 अक्टूबर को एनसीबी ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया। जमानत पर फैसला 14 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रख लिया गया। 14 अक्टूबर को तीनों आरोपियों के वकीलों ने अपनी दलील दी। एनसीबी ने भी अपनी दलील दी। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर फैसला सुरक्षित रख लिया। 20 अक्टूबर तक के लिए यह सुरक्षित रखा गया। 20 अक्टूबर को फिर से जमानत याचिका खारिज हो गई। इस बार झटका बड़ा था। अगले दिन 21 अक्टूबर को सुबह सुबह शाहरुख खान अपने बेटे से मिलने मुंबई के ऑर्थर रोड जेल गए। करीब 15-20 मिनट तक बाप बेटे के बीच बातचीत हुई। आगे की राहों को आसान बनाने के लिए शाहरुख खान ने लंदन में बैठे सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी से बात की। 26 अक्टूबर को सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी लंदन से आए। मुकुल रोहतगी ने आर्यन की पैरवी शुरू की। इसके बाद लगातार 3 दिन तक 26 से 28 अक्टूबर तक बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों तरफ से एक के बाद एक कई दलीलें दी गई। आर्यन की पैरवी कर रहे मुकुल रोहतगी ने एनसीबी के एक-एक आरोपों पर करारा जवाब दिया। अपने तर्क और अपनी दलील से मुकुल रोहतगी ने आर्यन की राहें काफी आसान कर दी। आर्यन के वकील ने एनसीबी के जवाब में कहा कि कोई ड्रग्स नहीं मिला उसके पास। आर्यन होस्ट नहीं था, गेस्ट था। आर्यन का मेडिकल नहीं हुआ, यही सवाल भी उठाया गया। व्हाट्सएप चैट को लेकर बताए गए कि ये सभी पुराने चैट हैं। बाकी 20 आरोपियों से आर्यन के कोई संबंध नहीं होने की बात कही गई। आर्यन के किसी ड्रग्स रैकेट में शामिल नहीं होने की बात उनके वकीलों ने कोर्ट के सामने कही। बॉम्बे हाई कोर्ट में 3 दिन तक जिरह के बाद 28 अक्टूबर की शाम को आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को बेल मिल गई। हालांकि हाई कोर्ट का पूरा ऑर्डर आना अभी बाकी था। आर्यन खान, मुनमुन and Arbaz Khan. The court has heard the case for more than 2 or 3 days and the court has granted bail just now. The detailed order will be given tomorrow and hopefully all the 3 petitioners will come out of jail either tomorrow or on Saturday. आज हाई कोर्ट ने दोनों साइड की दलीलें सुन के 3 अक्यूज को बेल ग्रांट करा है। आर्यन खान नंबर 1, अरबाज मर्चेंट नंबर 2 एंड एक लड़की है उसका नाम है मुनमुन धमेचा। उन तीनों को आज हाई कोर्ट ने बेल दिया है। पक्का डिटेल्ड ऑर्डर कल मिलेगा और मुझे उम्मीद है कि ये तीनों अक्यूज जो हैं ये कल या शनिचर तक बाहर आ जाए। थैंक यू वेरी मच। इसी के साथ ये तय हो गया कि अब शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान कुछ ही घंटों में मुंबई के ऑर्थर रोड जेल से बाहर आ जाएगा। और फिर वो सुबह भी आई जब आर्यन जेल से निकलकर अपने घर मन्नत पहुंच गए। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। अभी इस केस में सिर्फ बेल मिली है। अभी ये केस में चार्जशीट, अगर एनसीबी के पास पर्याप्त सबूत होंगे तो चार्जशीट फाइल होगी, ट्रायल स्टेज पे भी जाएगा और उसके बाद ये साबित होगा कि क्या आर्यन ने किस तरह की ड्रग्स ली थी, क्या वो, और अगर नहीं ली थी तो फिर वो 22 दिन जेल में क्यों रहा। ये साबित अभी तक, क्योंकि कम से कम ट्रायल के दौरान ये साबित हो पाएगा कि क्या वो जो इतने संगीन आरोप लगे थे कि वो ड्रग्स का व्यापार करता है, जो उसके ऊपर कॉन्स्पिरेसी के चार्ज लगे थे, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी बेल जो ट्रायल है उस पे आनी बाकी है, उसमें तय होना बाकी है। बेल से राहत जरूर मिली है, लेकिन इस केस से कई बड़े और अहम मुद्दे उठते हैं। सबसे बड़ी बात इस केस से उठती है कि क्या इस तरीके के केसेस में जो पूरा कार्यशैली है एनसीबी की, उसके ऊपर सवाल उठते हैं। व्हाट्सएप चैट लीक हुई, उस पर काफ़ी बहस हुई, उसके ऊपर सवाल उठते हैं। क्या पूरा एनडीपीएस एक्ट जो है उसमें संशोधन करने का समय आ चुका है, और क्रिमिनल रिफॉर्म, जस्टिस रिफॉर्म सिस्टम जो है उसके ऊपर भी काफ़ी बात उठ रही है, क्योंकि 22 दिन तक आर्यन को जेल में रहना पड़ा। कई वकील ये भी बताएंगे कि शायद इसकी आवश्यकता नहीं थी, पर ये एक केस आर्यन का है जहां पर उनके पिता शाहरुख खान के पास रसूख है, पैसा है, वो बाहर से
वो मुकुल रोहतगी जैसे बड़े लॉयर्स को लेके आ सकते हैं। एनडीपीएस एक्ट में ही देश के अंदर 90,000 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो अभी भी जेलों में बंद हैं। देश में कुल मिला के 3 लाख से ज्यादा ऐसे अंडर ट्रायल्स हैं जो अभी भी बेल का इंतजार कर रहे हैं। इन्हीं सब बातों पे चर्चा करने के लिए इस वक्त मेरे साथ 2 कानूनविद, जो जाने माने कानूनविद जो पूरी बारीकियां समझते हैं, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिंकी आनंद जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, पूर्व एएसजी हैं। सिद्धार्थ लूथरा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी पूर्व एएसजी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले अभी तक जब तक ये केस पिंकी जी पूरी तरीके से चल रहा था, बेल रिजेक्ट हो रही थी, तो बात हो रही थी इस केस के ऊपर, लेकिन मैं इसको 3-4 हिस्सों में बांट के इस पर थोड़ी बात करना चाहता हूं। सबसे पहले इस केस पर ही अगर आके देखें तो आपको लगता है कि जो इतने दिनों का जो ड्रामा चला उसकी आवश्यकता थी क्या? जिस तरीके से हाई कोर्ट में जाके जमानत मिली, इस तरह का फैसला पहले भी आ सकता था इस केस में अगर की बात करें? देखिए, ये कहना कि ये ड्रामा चला या क्या हुआ, ये तो बड़ा मुश्किल है इस बात को समझना। जहां तक कोर्ट का मामला है और जहां तक केस का मामला है, केस बनता है, इन्वेस्टिगेट होता है, वहां पर आप जाकर बेल मूव करते हैं। सबसे पहले तो बेल इस केस में मैजिस्ट्रेट के आगे मूव हुई है, वहां रिजेक्ट होगी, मैजिस्ट्रेट की कोई जुरिसडिक्शन भी नहीं थी। उसके बाद अब स्पेशल जज के आगे गए हैं, स्पेशल जज ने अल्टीमेटली उस पे मेरिट्स पे जो रिजेक्शन किया, और हाई कोर्ट में जब सुनवाई हुई है, बीच में कुछ छुट्टियों का भी समय था, तो शायद इस वजह से भी कुछ देरी जरूर लग गई है। लेकिन ड्रामे की बात नहीं है। बेल पहले भी ग्रांट हो सकती है, बाद में भी हो सकती है, हाई कोर्ट से भी रिजेक्ट हो सकती थी, आगे भी जा सकती थी। ये तो सब फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है। आज की तारीख में वैसे अभी हाई कोर्ट का बेल ऑर्डर आया भी नहीं है, रीजंस नहीं आए हैं, वो सामने आ जाएंगे। समय भी बीत गया था बीच में, समय बीतने से भी होता है कि आप उसमें कॉम्प्लेक्सिटी दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं। उसके बाद ही इसमें कोई फर्दर पॉइंट है कि उसको रखने का या नहीं रखने का। कई फैक्टर्स हैं जो अभी सामने नहीं है, तो रीजंस आएंगे तो उस बात पे चर्चा हम और आगे कर सकते हैं। पर ये कहना कि पहले हो सकता था, ऑफ कोर्स हो सकता था, लेकिन कोर्ट ने फाइंड किया कि केस नहीं बनता है, क्योंकि ग्राउंड्स थे कि इंटरनेशनल ट्रैफिकिंग में कनेक्टिविटी थी, उसमें संदेह था कि और क्राइम्स कमिट होंगे। एनडीपीएस एक्ट है, एक स्ट्रिक्ट एक्ट है, तो कानून तहत सेक्शन 37 में ग्राउंड्स बनते हैं कि बेल क्यों नहीं देनी चाहिए। बेल के राइट के लिए आपको आगे मूव करना पड़ता है, स्पेशल एक्ट है। बिल्कुल, बेल इज नॉट द रूल इन दिस केस, बेल इज द एक्सेप्शन अंडर द एनडीपीएस। सिद्धार्थ लूथरा साहब, बेल इज द एक्सेप्शन जैसे पिंकी जी कह रही हैं, एटलीस्ट एज फार एज द एनडीपीएस एक्ट इज कंसर्न, लेकिन लार्जली अगर सुनने में आता है कि जो बेल है, जेल जो है वो एक्सेप्शन होता है, बेल नॉर्म होता है, तो क्यों ऐसा था कि इतना समय भी लगा? जो आर्ग्यूमेंट्स, जो सेम आर्ग्यूमेंट समझ लीजिए दोनों जगह पे पेश करी गई, सेशंस कोर्ट के सामने भी, हाई कोर्ट के सामने भी, तो क्यों आपको ऐसा लगा कि क्योंकि पहले भी आप इस केस के बारे में बात कर रहे थे, और जो भी जिस तरीके से जो एनसीबी है, जो उसने अपना केस बनाया था, वो शुरुआत से ही काफी वीक विकेट पर दिखाई पड़ रहा था, उसके बाद भी एक लंबा समय लगा बेल प्रोक्योर करने में। इनकी जी हमारी बड़ी हैं, पर इस बारी मैं इनसे सहमत नहीं हो सकता। नॉर्मली मैं इनसे सहमति कर देता हूं, पर इस बारी थोड़ी मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, इसलिए क्योंकि पहली चीज तो हमें माननी पड़ेगी कि जब एक शख्स से रिकवरी नहीं होती तो सेक्शन 37 की कोई एप्लीकेशन नहीं है। तो जो पिंकी जी ने असूल बताया, बेल इज द एक्सेप्शन, वो तब लागू होता है कि अगर आपसे कमर्शियल क्वांटिटी से ज्यादा रिकवर की जाए। इस केस में कमर्शियल क्वांटिटी नहीं थी, इसलिए सेक्शन 37 का मेरा मानना है कोई एप्लीकेशन थी नहीं। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा, पहली के अरेस्ट क्यों की जाती है? अगर आप किसी से रिकवरी करते हैं, कुछ आपको मिलता है, तो रिकवरी कीजिए। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, पूछताछ कीजिएगा। अरेस्ट बिना रिकवरी करना मुझे लगता है कि अनजस्टिफाइड इन केसेस में। हाँ, कई केसेस होते हैं जहां रिकवरी एक जगह पे होती है बड़ी क्वांटिटी की, और उसकी कनेक्शन किसी और से मिलती है, तो आप जाके उसकी पूछताछ करके उसको अरेस्ट करो, वो केसेस अलग है, वो एकदम डिस्टिंक्ट फैक्ट सिचुएशन है। तीसरी चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि एक पैटर्न सा बन गया है और एक हाल सा बन गया है कि पिंकी जी ने ठीक कहा कि मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में नहीं मूव करना चाहिए था, मैं सहमत हूं उसके साथ। अब उस समय वकील साहब जिन्होंने सलाह दी थी उन्होंने क्यों मूव किया, तो वही जाने। लेकिन हमें ये सोचना चाहिए कि जब किसी शख्स से रिकवरी नहीं होती तो ट्रायल कोर्ट ने, डेजिग्नेटेड सेशन कोर्ट ने बेल क्यों मना की, और वही बेल 22 या 23 दिन के बाद हाईकोर्ट में क्यों होती है। अफसोस की तो ये बात है कि
और खुशी की बात यह है कि इस केस में 22 दिन के बाद हाईकोर्ट ने बेल दे दी। हो सकता है और लोगों का भी उद्धार हो जाए। पर मैंने कई केस अब मैं देख रहा हूँ पिछले 1-1.5 साल से, जहां ऐसे ही फैक्ट्स में 6-6, 8-8 महीने से कई बार रिजेक्शन हो जाती है जी। तो एक बारी हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो हमारा बेल का कानून है और अरेस्ट के जो पैरामीटर्स हैं ये कब लागू होने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करिए, बिल्कुल बहुत जरूरी है, इन्वेस्टिगेशन करिए और पूरे तरीके से करिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कीजिएगा। बट एक आदमी को कस्टडी में डालो, उसके बाद अखबारों में निकालो, उसके बाद उसकी फोटोग्राफी कराओ, ये जो चीज है ना, आज तो आर्यन खान ने, पिंकी जी ने ठीक कहा कि उनके फादर के पास, उनके फैमिली के पास रसूख है, आपने कहा रसूख है, और इसलिए वो सिस्टम को मूव कर पाए। मुकुल रोहतगी जैसे साहब ऐसे लीडिंग लॉयर को लेके आ सके, बड़ी बड़ी फर्म्स आई। जो साधारण व्यक्ति है जिसके पास बड़े वकीलों को, सिस्टम को मूव करने की कैपेसिटी नहीं है जी, तो वो तो जेल में गल रहा है। मैं अब हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि हम साधारण व्यक्ति जो ऐसे चंगुल में फंसता है उसके लिए हम सिस्टमैटिकली क्या कर सकें। मैं उन्हीं मुद्दों पे सर बात करना चाह रहा था, आप दोनों से जानकारी इस पे लेना चाह रहा था, क्योंकि पिंकी जी इस केस में एक, जैसे सिद्धार्थ लूथरा साहब भी कह रहे हैं कि 90,000 से ज्यादा ऐसे लोग हैं अभी भी जो एनडीपीएस एक्ट में जेल के अंदर बंद हैं, बेल का इंतजार कर रहे हैं। जो एनडीपीएस एक्ट है और जो एनसीबी का काम करने का तरीका है, अगर हम एक लार्जर पर्सपेक्टिव में बात करें इस केस को एग्जाम्पल लेते हुए, तो क्या ये अब सही समय है इस पे एक बार दोबारा सोचने का? एनसीबी एज एन एजेंसी, उसके ऊपर बड़े गंभीर आरोप भी लगे हैं, कई बार ऐसे बड़े केसेस देखे गए, इससे पहले भी फिल्म स्टार्स को बुलाया गया, उस केस में ना तो चार्जशीट फाइल हुई, ना वो आगे मिल पाए, सेम मोडस ऑपरेंडी, व्हाट्सएप चैट्स लीक होते हैं, पब्लिक डोमेन में आते हैं। जो क्लाइंट जिसके खिलाफ ये आरोप हैं, वो चाहे उसके बाद केस का कुछ भी हो, एक इररिपेयरेबल डैमेज जरूर हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए। तो क्या एक कानून किसी तरह का उसमें दोबारा से देखने की आवश्यकता है और एनसीबी के कामकाज को दोबारा देखने की आवश्यकता है? देखिए, जब भी कोई चीज सामने आती है, जब भी कोई केस सामने आके आता है, और खास करके स्ट्रिक्ट लॉज भी, चाहे वो एनडीपीएस हो, चाहे वो टेररिस्ट एक्टिविटीज के केसेस हो, जैसे जैसे ये स्ट्रिक्ट कानून सामने आते हैं और केसेस सामने एक्चुअल लाइफ में आते हैं, तो हमेशा ये देखना पड़ता है कि क्या चीज कानून सही है, कानून सही तरीके से चल रहा है, कानून वो मुद्दा अचीव कर रहा है जो हम करना चाहते हैं। तो प्लीज अंडरस्टैंड, जो एनडीपीएस का भी जो एक पर्सपेक्टिव है वो ये है कि हमारे देश में ड्रग्स जो है वो गलत है, बच्चों को वो ड्रग्स नहीं मिलने चाहिए। जो भी इस चीज से कनेक्टेड है वो किस प्रकार से इसमें पनिश हो सकता है ताकि बाकी लोग सफर ना करें। आपके बच्चों की सेहत के ऊपर, बच्चों की हेल्थ के ऊपर, बच्चों की पूरे दिमाग पर जिस प्रकार से ये हानि हो रही है वो ना हो। एनडीपीएस इसी मुकाम से बनाया गया है। इस व्यू पॉइंट से उसमें क्या कंसिडरेशन होनी चाहिए, हमेशा सोच हो सकती है, लेकिन ऐसी कोई सोच शायद इसमें ले डाउन नहीं हो पाएगी। लेकिन एक बात जो सिद्धार्थ ने कही है उस बात से जरूर मैं हामी भरूंगी कि किस प्रकार से आप पब्लिक डोमेन में जाते हैं, किस प्रकार से सब चीज फोरफ्रंट पे आ जाती है, जो चीज आनी चाहिए और नहीं आनी चाहिए। ये सब पैरामीटर्स हम लोग आज भी कानून में कई बार हम लोगों ने और भी दिशाओं में बनाए हैं, और इन दिशाओं में हमें देखना चाहिए कि क्या चीज है जो पब्लिक डोमेन में किसी की रेपुटेशन को हार्म कर रही है, कर सकती है, नहीं कर सकती है। तीसरी बात, जहां तक अरेस्ट की बात है, अरेस्ट के पैरामीटर्स भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार ले डाउन किए हैं, इंटरप्रिटेशंस किए हैं, जो सीआरपीसी है जो अप्लाई करती है इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को, और उसी के बाबत सारी चीजें आगे चलती हैं। किस केस में क्या होता है, क्रिमिनल केस में खास करके और एनडीपीएस जैसे कानून में, उसके लिए गाइडलाइंस बनाना इसमें कि किस प्रकार से केस में होगी, ये बड़ा मुश्किल है कहना। अब मान लीजिए रिकवरी की बात है, रिकवरी अल्टीमेटली हुई है, चाहे आर्यन से नहीं हुई है, अरबाज से हुई, लेकिन ये माना गया कि आर्यन की कॉन्शियस पोजीशन अरबाज के पास थी। दूसरा, जो इलिसिट ट्रैफिकिंग में कॉन्स्पिरेसी की बात सामने आगे थी, तो ये कहना कि आप किस केस में कैसे कर पाएंगे, वो शायद ऐसी गाइडलाइंस इस मामले में मुश्किल हो जाएगी। लेकिन कंसिडरेशन करना कानून का, किस प्रकार से हम सिस्टम को बेटर कर सकते हैं, वो हमेशा हमारे सामने खड़ा होता है। सिद्धार्थ लूथरा जी, व्हाट्सएप चैट्स के ऊपर काफी बातचीत हुई, और मैं पहले एक चीज कहना चाहूंगा जी, उनकी जी ने एक बड़ी अच्छी चीज कही कि देखिए बच्चों को ड्रग्स मेनेस से प्रोटेक्ट करना चाहिए, मैं एकदम सहमत हूं, लेकिन हमें एक प्रश्न पूछना पड़ेगा एनसीबी से कि आपने सोर्स ऑफ ड्रग्स कहां पकड़ा। पंजाब में हमें पता क्या हालत है, बाकी स्टेट्स में भी अब ये बढ़ रही है प्रॉब्लम, बॉर्डर से प्रोलिफरेशन है, सोर्स को कितने केसेस में आपने पकड़ा? एंड यूजर के पीछे आप हैं,
आप एंड यूजर या स्मॉल लेवल पेडलर को पकड़ते हैं और उसकी आप अखबारों में छपा देते कि देखिए साहब हमने ये किया और इंटरनेशनल एंगल है। अरे इंटरनेशनल एंगल तो होगी, पर इंटरनेशनल एंगल को पकड़ के तो बताइए। जो बॉर्डर से आ रही हैं, देखिए 3 तरीके से आ सकती हैं बॉर्डर के थ्रू, या कस्टम्स के थ्रू या बॉर्डर के थ्रू। बॉर्डर पे आपकी बीएसएफ है या आईटीबीपी है, और बाकी एयरपोर्ट्स पे और बाकी चेक पॉइंट्स पे कस्टम्स चेक पॉइंट है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि जो लोग इसको वहां से ला रहे हैं या लाने दे रहे हैं, उनकी कभी हमने कोई कार्रवाई की उनके विरुद्ध, पहली चीज। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि देखिए व्हाट्सएप चैट की आपने बात की, मेरे अब तजर्बे में 30 साल तो हो गए देखते हुए। हमारे केस में 2 चीजें, हम जिस केस में हमने बढ़ा चढ़ा के कहना, हम कहते हैं फॉरेन हैंड, एक्सटर्नल एजेंसीज हैं, इलिसिट ट्रैफिक है। इलिसिट ट्रैफिक का कानून है, एनडीपीएस एक्ट के सिवाय एक और कानून है जो इलिसिट ट्रैफिक से डील करता है। पर आप जो लोग मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो लार्ज स्केल ट्रेडर्स हैं, उनको प्रिवेंटिव डिटेंशन में डाल सकते हैं। कितनों को डाला आपने जी? ये प्रश्न हमें सरकार से पूछना पड़ेगा, बिकॉज प्रिवेंशन ऑफ इलिसिट ट्रैफिक वाला जो कानून है वो सरकारों के पास ताकत है, वो एनसीबी नहीं है। तो इसलिए जरा इस चीज पे सोच विचार करनी पड़ेगी कि सोर्स को जब तक आप नहीं रोकोगे तब तक ये माइनर चीज रहेंगी। और मैं दूसरी चीज भी बताऊं, अगर किसी के पास स्मॉल क्वांटिटी मिल भी जाती है तो एनसीबी के पास कानून के तहत पावर है कि देखिए कि साहब वो यूजर है या नहीं है, और अगर कोई यूजर है तो उसको आप रिहैबिलिटेशन के लिए भेजिए, अरेस्ट क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं आपसे दूसरा जी शुरू करता हूं, फिर उस पिंकी जी के पास जाऊंगा। इस पूरे केस के बाद इस क्वेश्चन के बाद इजाजत लेनी पड़ेगी। एक सवाल मैं आपको बस चाहूंगा आपका उस पर प्रतिक्रिया। इस पूरे उसके बाद कई सारे लॉयर्स ने आर्टिकल्स लिखे, बहुत सारी चीजें जो भी पढ़ी, उसमें एक बात बार बार भी सामने आई कि कहीं ना कहीं एक पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए भी एक वेकअप कॉल है कि कैसे लोअर कोर्ट्स में और ट्रायल कोर्ट्स में बड़ा मुश्किल हो जाता है बेल लेना, और उन्हीं आधारों पर फिर जाकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ही आपको बेल मिल पाती है। क्या कुछ स्ट्रिक्चर्स की या फिर एक रीथिंक की आवश्यकता है? एप्लीकेशन ऑफ जुडिशियल माइंड की जो बात है वो ऐसा क्यों है कि दोनों जगह पर बिल्कुल सेम पैमाने पर अलग अलग दिखता है? लाखों लोग इस समय अंडर ट्रायल्स हैं। हमें ट्रायल कोर्ट्स को एम्पावर करना पड़ेगा कि अगर वो डिस्क्रिशन एक्सरसाइज करते हैं, बेल देते हैं, तो हाई कोर्ट में चैलेंजेस आसानी से एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए, एक्सेप्ट इन रेयर एंड एक्सट्रीम केसेस। दूसरी चीज, मेरा तो अब मानना है कि बेल की पैरामीटर्स और गाइडलाइंस कानूनन तरीके से लाने पड़ेंगे। अभी हमारे देश में खुशी की बात है, पिछले 1.5-2 साल से क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कंप्लीट एनालिसिस हो रहा है, जो पहले कभी इतनी डेप्थ में और इतनी डिटेल में नहीं हुआ। हमारी उम्मीद है कि उसके दौरान बेल पैरामीटर्स और गाइडलाइन ब्रॉड रेंजेस आ जाएंगे, जिससे अगर कोई ट्रायल कोर्ट बेल दे, आज के दिन में पिंकी जी ने सही कहा कि जजमेंट्स में है, पर जजमेंट दोनों तरीके की मिल जाती हैं। इसलिए अगर एक बारी गाइडलाइंस कानून में आ जाएंगी, तब बेल अगर ग्रांट होगी तो उसको चैलेंज करना मुश्किल रहेगा। और इसीलिए उसके बाद जो डिस्क्रिशनरी पावर है, जो जजेस नीचे बेल देते हैं, मेरी उम्मीद है कि उसके बाद वो खुल जाएंगे। बिकॉज अब तो ये होता है कि अगर आपने बेल दे दी और वो चैलेंज हो गई तो आपको लगता है कि मेरे करियर पे कलंक लग जाएगा और मेरे एसीआर में नेगेटिव एंट्रीज आ जाएंगी। इसलिए लोग डर रहे हैं। और जिस भी केस में जो जरा हाई प्रोफाइल केस होता है, जो पब्लिसिटी वाला केस होता है, वहां लोग 10 बार ही सोचते हैं कि साहब अखबारों में छपा हुआ केस है, कल को कोई इंक्वायरी ना खुल जाए। जी जी। तो ये चीजें हमें, ये माइंडसेट जो है ना, ये हमें बोथ ऑन दी जुडिशियल साइड बदलना पड़ेगा। सेकेंडली हमें ये भी करना पड़ेगा कि अगर गाइडलाइंस आ जाए तो फिर वो माइंडसेट अपने आप ऑटोमेटिकली बदलेगा। बिल्कुल। और वो लेजिस्लेटिव भी जाना पड़ेगा। अब मैं इजाजत ले लूं। बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए। मैम आपसे मैं, क्योंकि इसी पर जरूरी था कि आप इस पे अपना थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू रखें, क्योंकि बहुत सारे लोग बार बार इस बात को लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं कि अभी तक देखा जा रहा है कि जो प्रोसेस है, द जुडिशियल प्रोसेस इटसेल्फ इज अ पनिशमेंट। तो प्रोसेस ही पनिशमेंट ना रह जाए, इसके लिए क्या पुनर्विचार की आवश्यकता है? बिल्कुल, हमेशा पुनर्विचार की जरूरत होती है, और खास करके हमारे देश में जहाँ पर कितने अंडर ट्रायल्स आपने बताया, चाहे एनडीपीएस में चाहे अदरवाइज हैं, अंडर ट्रायल्स ही इतने हैं कि वो प्रोसेस ही अपने आप में मुश्किल है। दूसरा जो बात हो रही है कि ट्रायल कोर्ट्स वेदर दे शुड ग्रांट बेल और नॉट ग्रांट बेल, और यू शुड गो टू द हाई कोर्ट फॉर ग्रांटिंग बेल, ये मुद्दा अपने आप में एक बहुत अहम महत्व रखता है। डेफिनेटली आज की डेट में जितना भी सीरियस क्राइम होता है
उस क्राइम में जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वो सोचकर बेल देते हैं। इजीली बेल देना या लेना वहां से काफी मुश्किल पड़ जाता है और आपको हायर कोर्ट से मूव करना पड़ता है। ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि लोग कई डिसएडवांटेज भी होते हैं, हर कोई ऊपर की कोर्ट में नहीं जा सकता, हर कोई के पास साधन नहीं होते, तो क्या किया जाए। तो डेफिनेटली इन चीजों के ऊपर सोच विचार जरूरी है। आपने कुछ गलत काम किया है, आपको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आपको बिना गलत काम किए हुए सिर्फ प्रोसेस से सजा मिले, ये भी लाजमी नहीं है। इसलिए जो जस्टिस में रिफॉर्म की बात है या डेफिनेटिवनेस की बात है या सर्टेनिटी की बात है या लोअर कोर्ट्स में ग्रांट की बात है, इन सब मुद्दों के ऊपर डेफिनेटली हमें कुछ इस प्रकार से गाइडलाइंस या कानून में बदलाव करना चाहिए जो सबको गाइड करे और एक बार जो कहते हैं ये मामला मुक जाए और आगे चले। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और एक बड़ा ब्रॉड स्ट्रोक हमें समझाने के लिए। इस पूरे केस से कई सवाल उठे और यही बात है कि जो कानून है सब पे समानता से लगे, लेकिन लोगों के लिए ऐसा ना हो कि जिसके पास रसूख है, जिसके पास पैसा है, जो मुकुल रोहतगी जैसे बड़े लॉयर्स को ला सकता है, वो कहीं से भी जाके कोशिश करके बेल ले आए, बाकी लोग इस पूरे सिस्टम में पिसते ही रहें। और जो पूरी प्रोसेस है, आपने ठीक किया है नहीं किया है, जो भी आप पे आरोप लगे हैं वो सिद्ध होकर एक नतीजे तक पहुंचने चाहिए। सिर्फ अधर में लटके हुए पूरा एक पनिशमेंट नहीं होना चाहिए।